जैसे मान लेते हैं, इधर देखो, मान लो ये कोई पिंड है और ये पिंड मान लेते हैं ये एक्सिस है, ये अक्ष, तो ये अक्ष कैसा होगा, ये एक्सिस कैसा होगा, तो बोलेंगे एक्सिस ऐसे गुजरता होगा, ऐसे, क्लियर ना। और ये पूरा का पूरा पिंड जो है ऐसे घुमाया जा सकता है, ऐसे करके इस एक्सिस के परितल, क्लियर ना। ध्यान देना, घुमाने के लिए मान लो शुरुआत में ऊपर है, घुमाने के लिए मान लेते हैं किसी बिंदु पर कोई बल F कर रहा है, किसी बिंदु पर मान लेते हैं बिंदु कोई है, पॉइंट है, इस पिंड पर एक ऐसा बिंदु है जहां पर बल ऐसे लग रहा है। तो प्रैक्टिकली भी सोच के देखो तो समझ में आएगा कि मान लो कि ये पिंड है, मतलब पत्थर ही मान लो कि, इमेजिन करो, कल्पना करो दिमाग में कि ये पत्थर है और यहाँ पर उसको ऐसे एक्सिस मतलब बना दिया गया। एक्सिस बनाने का मतलब ये हुआ कि इसको अगर घुमाना चाहे ऐसे ऐसे तो इसके परितल वो घूम सकता है। तो मान लो घूम सकता है, तो ये एक्सिस है, अभी स्थिर है, अभी रुका हुआ है। जब इसके ऊपर ऐसे बल लगाओगे ऐसे, तो ये किधर घूमेगा, घूमेगा या नहीं घूमेगा। अगर तुम यहाँ पर इस बिंदु पर ऐसे बल लगाओगे, आप इसके ऊपर तक घूम सकता है, अगर ऐसे बल लगाओगे तो ये घूमेगा नहीं घूमेगा, घूमेगा घूमेगा भाई। अरे यही मान लो, देखो ये ऐसे मान लो इस एक्सिस की वजह से तुम ऐसे जो है जैसे ये बस ये है, इसी एक्सिस के ऊपर घूम सकता है, घूम सकता है ये एक्सिस हो गया, जहां हम पकड़े हैं ना वो एक्सिस हो गया और ये ऐसे घूम सकता है। अब क्या किए, यहाँ पर एक बल लगाया ऐसे ऐसे, देखो ऐसे लगाए तो घूम जाएगा, देखो देखो तो ऐसे है, जैसे बल इधर लगाया कि घूम गया। मतलब ध्यान देना, इसके ऊपर बल लगाएंगे कि घूमना शुरू कर देगा। घुमाया कौन, तो ये कहा जाता है, कौन घुमाया बताओ, वो फोर्स के कारण एक टॉर्क आता है, उसको बदलना बदल। तो ध्यान देना इधर, तो इस पिंड के ऊपर जब ये बल लगाओगे तो ये घूमना शुरू कर देगा। जैसे इसको घुमा रहे थे अभी, एक सेट को पकड़ करके ऐसे घुमा रहे थे, तो ध्यान देना जो घुमाने के लिए जिम्मेदार होता है उसी का नाम देते हैं टॉर्क। उसका क्या नाम देते हैं, टॉर्क या बल आघूर्ण। देखो बल आघूर्ण कैसे निकाला जाता है, चलो इसको देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। देखो इसको डिनोट करते हैं टाउ से, इसको जो है ऐसे निरूपित करते हैं। तो टाउ बराबर हो जाएगा, ध्यान देना यहां पर जब ऐसे बल लगाओगे, ध्यान सुनना, इन ये जो एक्सिस है, अक्ष है, यहां से जिस पॉइंट पर बल लग रहा है, जिस बिंदु पर बल लग रहा है, पहले उसको अक्ष से उस पॉइंट की तरफ, या तुम्हें बस इतना ही देखना है वेक्टर को, तो ऐसे ऐसे कर सकते हो, देखो ऐसे पॉइंट से अक्ष की तरफ। देखो ये आर वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन किधर से किधर हो, तो बोलेंगे उस बिंदु की तरफ होगा जिस बिंदु पर बल लग रहा है, जिस बिंदु पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है, उसकी तरफ होगा। इसको डैश डैश करके आगे बढ़ाओगी तो ध्यान देना, ये आगे बढ़ेगा तो इनके बीच का कोण थीटा है। मतलब थीटा क्या है, थीटा है स्थिति सदिश, स्थिति सदिश और बल के बीच का कोण है ये थीटा। अब ध्यान देना, तो यहां पर फॉर्मूला क्या आएगा टॉर्क का, टॉर्क पहली बात एक सदिश राशि है, क्यों, क्योंकि ध्यान देना इसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। क्रॉस का मतलब क्या हुआ, तुम्हें वेक्टर में पढ़ाया गया था, वेक्टर में पढ़ाया गया था कि जब किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो आता है
वो भी वेक्टर ही होता है। जब दो प्रकार जाता है तो जो आता है वो भी क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो है ये आ जाएगा, तुम्हारा टॉर्क आ जाएगा। क्लियर? क्रॉस हटेगा तो क्या आ जाएगा, आर एफ साइन थीटा। क्रॉस हटता है तो क्या आता है, साइन थीटा आता है। क्रॉस हटता है तो क्या आता है, साइन थीटा। एटा कैप क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा एटा कैप। क्लियर ना? इसको पहले नोट कर लो, पहले आगे बढ़ते हैं। इसको हो गया? इधर देखो, ध्यान देना। तो आर एफ साइन थीटा एटा कैप ये आ गया टाउ। अब देखो, अगर तुम्हें एटा कैप के बारे में जानना है तो एटा कैप तुम्हें शायद वेक्टर चैप्टर में भी बताया गया था। ये होता है एकांक सदिश राशि। एटा कैप क्या? एटा कैप एकांक सदिश राशि जिसका दिशा किधर होगा बताओ, तो इसका दिशा होगा उधर की तरफ जिधर बल आघूर्ण का दिशा है। क्लियर ना? अब ध्यान देना, बताओ आर वेक्टर क्या है, इसके बारे में बताओ। ये एक स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश का दिशा देखो यहाँ पर किधर से किधर है, अक्ष से जिस बिंदु पर बल लग रहा है उसकी तरफ। देखो, अक्ष से किधर की तरफ दिशा है, जिस बिंदु पर उस बिंदु की तरफ है। तो वही लिखने जा रहा है, स्थिति सदिश जिसका दिशा अक्ष से, एफ क्या है बताओ? हाँ, बल। तो आर के बारे में जान गए, एफ के बारे में भी है, कैप क्या होता है वो है, थीटा क्या होता है वो भी समझ लिए। तो इसको नोट कर लो। तो इसका क्वेश्चन में कैसे यूज किया जाएगा और इसका डायरेक्शन कैसे निकालना है उसको देख लेते हैं। लिख लिए इसको? तो डायरेक्शन देखना तो थोड़ा, इसका कैसे डायरेक्शन पता करेंगे, टॉर्क का डायरेक्शन। जैसे टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, एटा कैप की दिशा में। क्लियर ना? तो इसको, इसका दिशा पता करने के लिए देखो कुछ एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कि ए क्रॉस बी लिखा है, शायद तुम समझ सकते हो आर की जगह ए हो जाएगा, एफ की जगह बी हो जाएगा। तो हम इससे सीख लें, तो जो सीखे रहेंगे वो यहाँ पर भी प्रयोग करते हैं। चलो यहाँ सीख लेते हैं। मान लो ये ए है और ये बी है, ये आया है सी वेक्टर के बराबर। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर हो जाएगा, सी वेक्टर के बराबर। तो ये बताओ कि ये इसका दिशा किधर हो, अच्छा इसका दिशा किधर है, वो तो दिख ही रहा है, इधर है। बी का दिशा इधर है, सी का दिशा किधर होगा, तो सी का दिशा किधर होगा वो कैसे पता करोगे? ध्यान देना, तुम अपने हाथ को मोड़ो, ए से बी की तरफ मोड़ो, तो देखो मोड़ो ए से बी की तरफ। पहले ऐसा करो, पहले वेक्टर की तरफ 4 फिंगर ले जाओ। देखो, पहला वेक्टर इधर है ना, 4 फिंगर अपना इधर ले जाओ और उसको मोड़ना दूसरे वाले की तरफ। देखो बी ऊपर है तो बी ऊपर मोड़ रहे हैं। अच्छा वही ध्यान देना, अगर वही ऐसे होता तो जानते हो 4 फिंगर तो इधर होता ही, लेकिन हम अब ऊपर ऐसे क्यों मोड़ेंगे, ऊपर थोड़ी ना मोड़ेंगे। बी नीचे हो गया तो हम इधर आएंगे। अब तो 4 फिंगर अभी भी ए की दिशा में है, लेकिन देखो हम अब बी की तरफ मोड़ेंगे तो थंब किधर हो गया। तो देखो इस केस में ऐसे, इस केस में ऐसे, मतलब बी पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ क्या करते हैं, अपने फिंगर को मोड़ते हैं। बस में आ रहा है कि नहीं? तो इसको जो है लिख लो, जब 4 फिंगर को इधर मोड़ोगे तो ये जो थंब है ये सतह के लंबवत ऐसे आएगा। तो सी वेक्टर का दिशा किधर हो जाएगा, ऐसे बाहर, मतलब ऐसे बिंदु लगा दो ऐसे, इसका मतलब होता है सतह के लंबवत ऐसे आएगा। इसको देखो यहाँ पर, तो 4 फिंगर ऐसे देखो, यहाँ पर ए वेक्टर बी की तरफ मोड़ो तो थंब अंदर गया, तो यहाँ पर जो सी वेक्टर होगा
अंदर की तरफ दिशा में, सी का दिशा। और यहाँ पर क्या दिशा होगा? ए से ए की तरफ 4 फिंगर ले जाओ, बी की तरफ मोड़ो, बी की तरफ। देखो बी की तरफ, ए की तरफ ले गए, अब बी की तरफ इधर से मत मोड़ना, क्योंकि देखो ये 180 ज्यादा है। हम लोग अपने हथेली को तरफ मोड़ के ले आते हैं तो 80 से कम होता है, ये देखो 180 से कम है, तो हम लोग ऐसे घुमाएंगे इसको, एक तरफ ले गए, क्लियर ना? तो ये हो गया, इसका दिशा हो जाएगा बाहर, सी का दिशा हो जाएगा बाहर की तरफ। चौथा देखो एक और लास्ट, बताओ यहाँ पे सी का दिशा किधर होगा? किधर होगा? पक्का ना? कैसे देखो, ध्यान देना, ए देखो ये 180 से कम है, क्लियर ना? लिख लो अंदर की तरफ। बता इसके हेल्प से जो अभी सीखे हो, बता यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन किधर आना चाहिए? देखो ए की तरह आर हो गया, बी की तरह एफ हो गया, बताओ तो किधर जा रहा है? आगे ना, ये आगे बढ़ जाएगा, तो आर हो गया इधर। बताओ टॉर्क क्या था? टॉर्क था आर क्रॉस एफ, तो आर है इधर की तरफ, ऐसे आगे निकाल देना, तो आर एफ की तरफ मोड़ो, एफ की तरफ, तो टॉर्क किधर होगा? अंदर। तो यहां, अच्छा तुम ऐसे ही पता कर सकते हो, ध्यान सुनना हम कैसे, देखो इधर देखो, प्रैक्टिकली देखो इसको, ये बताओ ऐसे खींचोगे तो ये किधर घूमने की कोशिश करेगा? थोड़ा सोच के बताओ, ऐसे खींचो इसको, जब ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पर देखो ये फिक्स है ऐसे, जब ऐसे यहाँ फिक्स है तो यहाँ तो एकदम बंधा हुआ है, इसी के अबाउट ये ऐसे से घूम सकता है, जब ऐसे खींचोगे तो इधर घूम जाएगा, ये जब ऐसे खींचोगे तो इधर घूम जाएगा, तो ये किधर घूमा? ऐसे ना, ऐसे ना घूम रहा है, तो उधर 4 फिंगर घुमाओ, जिधर बॉडी घूमेगा उधर 4 फिंगर घुमाओ। ये थंब किधर जा रहा है? अंदर ना, देखो यही है, यहाँ बल आघूर्ण अंदर की ओर होगा, तो ध्यान देना, बल आघूर्ण के बारे में लिख लो, बल आघूर्ण। जो खास बात होता है देख लो, अंदर की तरफ दिशा था ना, तो वो आर वाले के भी अंदर है तो दिशा 90 डिग्री पर होगा, एफ वाले से भी उसका दिशा क्या होगा? 90 डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर होगा, दोनों से 90 डिग्री बनाएगा वो। यहां पर जो ए क्रॉस बी इक्वल टू सी आ रहा था, तो सी वाले का दिशा भी ए और बी दोनों वाले दिशा का क्या होगा? लंबवत ही होगा, क्योंकि जब भी देख रहे थे या तो अंदर आ रहा था या तो बाहर आ रहा था, अंदर वाला भी लंबवत होगा, बाहर वाला भी लंबवत होगा, किसके लंबवत? ए और बी के लंबवत सी होगा। ये लिखा हुआ है सदिश राशि है जिसका दिशा आर और एफ दोनों के लंबवत होगा। दूसरा लिखो इसका यूनिट मात्रक, कार्य का भी मात्रक ही होता है, कैसे बताओ? वो क्या होता है? एफ इंटू डी होता है ना, बल गुणे विस्थापन, बल और विस्थापन, विस्थापन का मीटर होगा, बल का न्यूटन होगा। तो ध्यान देना इसका मात्रक जो है कार्य के मात्रक से मिलता जुलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि टॉर्क जो है वो एक ऊर्जा का रूप हो गया, नहीं, इसको ध्यान दे रहना। और बता इसका विमी सूत्र क्या होगा? इसके विमी सूत्र, तो इसका भी विमी सूत्र वही होगा जो कार्य का होता है, और तुम्हें पहले बता चुके हैं, तुम देख लेना अपना, एम एल टू टी के पावर -2, यही होता है। दोहराए तो हो गए, नहीं तो कहां से याद होगा? विमी सूत्र कार्य का भी यही लिखवाए थे, एम एल टू टी के पावर -2, तो इसका भी वही आ जाएगा, नोट कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 पॉइंट है, मात्रक, विमी सूत्र और वो कैसा राशि है।
जो भी बताने जा रहे हैं ये जो है यूज पड़ेगा बल आघूर्ण निकालने में। अब वो बेसिक बात क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट, इसी को हिंदी में बोल सकते हैं क्रॉस गुणनफल या सदिश गुणनफल। यही सदिश गुणनफल होता है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट होता है। वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब हो गया गुणा, प्रोडक्ट मतलब गुणा और वेक्टर मतलब सदिश, तो सदिश गुणा। क्लियर ना। तो ध्यान देना यहां पर जो है वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा क्या होता है, तो पहले हम लोग आई जे के में देख लेते हैं। फिलहाल अभी तो हम लोग इसके पहले देख ही रहे थे सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होता है। तो जो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होता है, तो इसका जो है हम लोग कैसे तोड़े थे, ए बी साइन थीटा एटा कैफ। क्लियर ना। तो ऐसा करते हैं, बताओ एक्स वाई और जेड में अगर आई कैप और जे कैप और के कैप लेते हैं, यूनिट वेक्टर होता है ये सब। आई जे के क्या है सब, एकांक सदिश राशि है। वेक्टर में सब बता चुके हैं तुम लोग, ऐसा बात नहीं है कि पहली बार बता रहे हैं। यह है एकांक सदिश राशि एक्स की दिशा में, यह एकांक सदिश राशि वाई की दिशा में, या जेड की दिशा में है के कैप। अगर यहां पर बोले बताओ आई क्रॉस आई क्या होगा, तो क्या जवाब दोगे। ये भी पढ़ा चुके हैं वेक्टर में, डिटेल पढ़ा चुके हैं, ये जीरो आएगा। क्योंकि ध्यान देना आई क्रॉस आई, आई का दिशा और दूसरे भी आई का दिशा, तो जब दोनों एक ही दिशा में है आई और आई, तो उनके बीच का कोण जीरो हो गया। जब उनके बीच का कोण जीरो होगा तो यहाँ पे जीरो रखोगे तो ये पूरा जीरो, तो ये पूरा जीरो। इसी तरीके से कह सकते हैं जे क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस के भी क्या होगा, जीरो। फिर उसके बाद बोले तो आई क्रॉस जे को अगर पता करना है तो क्या आएगा। तो ध्यान देना इसके लिए एक ट्रिक बताए थे, आई जे के, ये ऐसे घूमता रहता है। ये बोलता है पहले हम आए फिर ये आया, ये बोलता है पहले हम आए फिर, देखो ये एरो क्या बता रहा है कि पहले हम आए फिर के आया। के बोलता है पहले हम आए फिर आई कैप आया। तो ये एरो दिखाने का मतलब ही हुआ कि पहले हम आए फिर ये आया। तो देखो इसका क्या फायदा होगा कि जब तुम जैसे आई क्रॉस जे पूछ रहा है, तो पहले कौन आया आई, फिर बाद में कौन आया जे, तो आई जे, तो आई जे, तो तीसरा कौन आ रहा है के। पता ये सीधा चल रहे उल्टा चल रहे हो, सीधा चल रहा है, जिधर चलना चाहिए उधर चल रहा है। तो तीसरा वाला आएगा आई क्रॉस जे का, तीसरा आएगा, और तीसरा कौन है के कैप, तो के कैप आएगा। क्योंकि सीधा चले इसलिए आप प्लस लगाए हैं। अगर तुमसे बोले बताओ के क्रॉस जे, बताओ क्या होगा, के क्रॉस जे बताओ क्या आएगा। तो चलो पहले से दूसरे की तरफ जाओ, तो पहला ये है दूसरा ये है, तो के क्रॉस जे उल्टा का है ना, तो आएगा तो तीसरा ही, लेकिन माइनस लगेगा ऐसे। अगर तुमसे बोल दें कि के क्रॉस आई, बताओ इसका क्या जवाब दोगे। फिर यहां पे घूम के देखो, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के आया फिर जे आया, नहीं के आया फिर आई आया, सीधा चल रहा है ना। देखो जिधर एरो है उधर ही जा रहे हैं, तो सीधा चलना है। जब सीधा चलेंगे तो तीसरा आएगा लेकिन प्लस के साथ। समझ में आया कि नहीं। अगर तुमसे बोले जे क्रॉस आई बताओ क्या होगा, जे क्रॉस आई, तो जे से आई की तरफ जाओ, तो जे इधर है, आई की तरफ जाओ, जे आई, देखो उल्टा जा रहा है। जब उल्टा जाएंगे तीसरा आएगा लेकिन माइनस के साथ आएगा, तीसरा आएगा लेकिन माइनस के साथ आएगा। समझे कि नहीं। तो इतना इतना समझ गया ना कि कब प्लस कब माइनस। अब तीसरा आना तो फिक्स है, अगर दो को गुणा कर रहे हो तो तीसरा ही आएगा। जो इन दोनों में से जो तीसरा बाकी वाला होगा वो यहाँ लिखोगे। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि प्लस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, तो वो पता करेंगे कि उल्टा चलना है कि सीधा चलना है। सीधा चलेंगे तो प्लस लिख देंगे, उल्टा चलेंगे तो माइनस लिख देंगे। इतना नोट, फिर आगे बढ़ते हैं।
अच्छा अब देखो ध्यान देना, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कैसे यूज पड़ेगा। जैसे मान लो ए वेक्टर इक्वल टू दे दिया 3i कैप प्लस 2j कैप और बी वेक्टर दे दिया मान लो कितना बताओ 2i कैप प्लस k कैप। क्लियर। और तुमसे पूछ दिया कि चलो बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा। ऐसा मत करना गलती की इसको इन दोनों में गुणा कर दिया प्लस इसको इन दोनों में, नहीं। सबसे पहले देखो कौन वेक्टर है, ए है कि बी है। पहले ए वाला है, जब ए वाला है तो गुणा करने का तरीका होगा ए वाले को इन दोनों में गुणा करोगे, जब इसको इन दोनों में गुणा कर लोगे तब इसको फिर इन दोनों में गुणा करोगे। यही तो इसका खास बात है। ऐसा मत करना कि बी वाले को इसमें गुणा कर देना, इसको उल्टा आंसर आ जाएगा। बात समझे कि नहीं। जितना प्लस में आना चाहिए वही माइनस में जाएगा। तो बताओ इसको समझोगे, हमेशा ध्यान दोगे ना तुम लोग। पहले जो होगा उसको दूसरे वाले में गुणा करेंगे, तो पहले ए है तो ए वाले को बी में गुणा करेंगे। तो बताओ इसको इसमें गुणा करो तो देखो 3 को 2 में गुणा करो तो 6 आ गया, 3 में 2 को गुणा करोगे 6, आई क्रॉस आई को आई में गुणा करोगे 0 हो गया, तो पूरा 0। फिर देखो अब फिर देखो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना पहले उसको गुणा करके फ्री हो जाया करो, पहले पहले गुणा करके आराम से लिख दिया करो। तो 3 में 1 को गुणा करो 3, अब गुणा करो आई के, आई पहले लिखोगे के बाद में क्योंकि ए पहले है बी बाद में है। तो आई के देखो आई जे के, आई के उल्टा चल रहा है देख लो, आई के मतलब -j। बोलो इधर देखो, इसको इसमें गुणा करो तो 2 इंटू 2 पहले लिख करके फ्री हो जाओ 4। अब जे आई, जे पहले आई बाद में क्योंकि ए पहले बी बाद में, जे आई। अब देखो जे आई उल्टा चल रहा है माइनस के। अब देखो 2 इंटू 1 2, जे क्रॉस के जे के जे के देखो जे के प्लस आई कैप। अब मिला लो सबको, आ गया एक तो हो गया, क्या आ गया 2i कैप -3j कैप -4k कैप। तो गुणा करेंगे तो ही आएगा, नोट कर लो। देखो ध्यान देना, अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और बी वेक्टर इक्वल टू दिया है j कैप -2k कैप। चलो बताओ यहां पर क्या होगा। यहां बी क्रॉस ए पूछ रहे हैं, बी क्रॉस ए देख लेते हैं। बताओ बी क्रॉस ए निकालना है ना, तो बी के दो पार्ट हैं, ये पार्ट और ये पार्ट। इसको इन तीनों में गुणा करो, इसको इन तीनों में गुणा करो, सिस्टमैटिक लिखते जाओ सब जो है। अब बताओ कि यहाँ 1 और यहाँ 3 है, तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 ना, जे आई। अब मन में चित्र बनाओ, जे देखो आई जे के ये सीधा वाला है, उल्टा वाला कौन है, जे के आई जे के आई जे के आई। क्लियर ना, तो उल्टा है कि सीधा है, देखो जे आई उल्टा है क्योंकि आई जे सीधा होता है, तो जे आई उल्टा है तो माइनस के कैप। अब इसको इसमें गुणा करो तो जे जे है तो तुरंत आंख बंद करके 0 बोल दो, जे जे 0 हो गया। अब जे के देखो इसका भी 1 है इसका भी 1 है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, जे के उल्टा है सीधा, जे के सीधा है तो आई प्लस। अब देखो -2 गुड़े 3 -6, के आई उल्टा है सीधा, के आई आई जे के आई जे के आई जे के आई, तो के आई सीधा है ना,
बना चुके हैं चक्र इसके पहले, तो भाई दिक्कत होगा तो चक्र बना लेना जो चक्र बनाए थे। तो जाएगा के आई, के आई क्या हो जाएगा, जे कैप प्लस जे कैप। अब -2 × 2 -4 के जे, के जे उल्टा है तो माइनस आई कैप, के कैप के कैप। अब चलो आई कितने आई दिख रहे हैं, देखो एक आई दूसरा आई ना, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 4i अब प्लस 1i हो जाएगा 5i कैप। देखो -6j कैप, -3k कैप। कि किसी पिंड को यहां पर फिक्स कर दिया गया, ये क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा, क्लियर ना। और इसका जो है यहां पर एक बल लग रहा है F, और ये जो है उसका स्थिति सदिश है R, क्लियर ना। तो इसी पर क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखो। देखो क्या आएगा, टॉर्क। बताओ टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस F। तो किसको किस में गुणा करना होगा, R को F में, यही ना होगा। R को किस में गुणा करना होगा, F में। इधर सुनना ध्यान से, इधर देखो। तो क्या कैसे प्रोसेस क्या होगा, तरीका क्या होगा, इसको इन तीनों में गुणा करोगे, फिर इसको इन तीनों में, फिर इसको इन तीनों में। तो जब इसको इन तीनों में गुणा करोगे तो -2 × 3, ये आ गया -6। अब मन में ही करो, आई अच्छा ये तो जीरो हो गया। अब इसको इसमें गुणा करो तो -2 × 1 -2, मतलब आई जे के सीधा चल रहा था तो प्लस के आएगा। देखो इसके बाद इसको -2 × 2 -4, आई के उल्टा है, ध्यान देना, आई के उल्टा है, तो आई के उल्टा है तो -j, फिर बीच में प्लस। अब इसको इसके साथ देखो -1 × 3 -3। अब देखो ध्यान देना, जे आई उल्टा है, जे आई उल्टा है, ये तुम राउंड बना के देख लो जो बनवाए थे, तो उल्टा है तो क्या हो जाएगा, तो जे आई तो -k, फिर प्लस जे का जीरो, जे का जीरो, और जे के सीधा है, जे के सीधा है तो -2 × जे के सीधा है तो तीसरा आएगा प्लस आई कैप। हो गया ना, 3 × 3 9, के आई सीधा है, देखना तुम चेक कर लेना, के आई जे कैप, तो जे नहीं, के जे उल्टा है देख लेना, तो 3 × 1 ये तो 3 हो गया, के जे -आई कैप, उल्टा है तो -आई कैप, अब के का जीरो हो गया। मतलब कितने आई कैप है और कितने जे कैप और कितने के कैप, सबको अलग अलग देखो। आई कैप को देखो, एक आई कैप और एक ये आई कैप, तो -3 आई कैप माइनस, जो कि माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, तो -3 -2 -5 आई कैप। जे ये है और जे ये है, तो माइनस माइनस प्लस, क्या क्या 9 और ये 4 13, तो 13 जे कैप। के और के देखो, एक -2 है के वाले में, एक +3 है, तो -2 + 3 + 1, ठीक है, न्यूटन मीटर, नोट कर लो।
ध्यान देना, इसमें जो है आर क्रॉस एफ यही निकालना होगा। अच्छा बताओ कि आई और जे मतलब एक्स और वाई, मतलब जो ये आर लग रहा है वो किस में लग रहा है बताओ? एक्स वाई प्लेन में। आर जो है के तो दिख नहीं रहा है, तो केवल एक्स वाई प्लेन में होगा। देखो यहां भी के कैप नहीं दिख रहा है, के कैप, तो बल भी एक्स वाई के सतह में होगा। क्लियर ना? अब देखो आर क्रॉस एफ, अब गुणा करो, देखो आंसर पक्का है। क्या बताया देखो, ध्यान देना, आर और एफ जो आएगा इसका टॉर्क या बल गुण वो तीसरे वाले मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये मान लो एक्स वाई का सतह है, तो एक्स वाई सतह के लंबवत के कैप होता है। देखो कैसे, एक्स है, वाई है, ये जेड है, तो जेड ऐसा होता नहीं है। ध्यान देना, जेड जो है वो ऐसा होता नहीं है, जेड ऐसे होता है। तो पक्का है कि एक्स वाई का जो सतह है, इस सतह की ये क्या होगा, लंबवत होगा। तो चूंकि ये भी एक्स वाई के सतह में है, ये भी एक्स वाई की सतह में है, तो इसका जो गुणा करेंगे तो जो आएगा वो लंबवत आएगा। तो किस में आएगा, के कैप में आएगा। तो पहले से हम लोग ये समझ गए हैं कि के कैप का ही आंसर आएगा, आई और जे नहीं दिखेगा। और तुम हल करके देखो वही होगा भी। देखो आई का आई के साथ जीरो, देखो आर को एफ में गुणा करना, देखो आई जे का के तो आ गया -9 के कैप। देखो आई जे के आएगा प्लस में। अब देखो ये 4 इंटू 2 8। अब देखो जे आई उल्टा है तो माइनस के, और जे का जीरो, -9 -17। देखो के कैप में सिर्फ आया कि नहीं, यही है आंसर, न्यूटन मीटर होगा। इसको लिख देना, इसको लिख देना, चूंकि इसको लिख लो। देखो ध्यान देना, यहां पर जो है अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो तो बताओ क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर आर एफ साइन थीटा, ये होता है। मतलब थीटा क्या होता है, आर और एफ के बीच का कोण। तो आर और एफ के बीच, आर ये है जहां पे एक्सिस है और जहां पे पॉइंट पर बल लग रहा है, यही वाला आर है वेक्टर, ये वाला एफ वेक्टर है। बताओ दोनों वेक्टर के बीच का कोण कितना, 60 डिग्री। बताओ एक्सिस और जिस बिंदु पर बल लग रहा है उनके बीच का दूरी कितना है, 5। आर का वैल्यू 5 हो गया। कितना बल लग रहा है उस बिंदु पर, 20 गुणे साइन थीटा साइन 60। ये बताओ यहां से कितना आ जाएगा, 100 और ये 10/√2, नहीं √3/2 आ जाएगा, 50√2। बोलो 50√3 न्यूटन मीटर। अच्छा इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि क्या होता, ध्यान देना, ये मान लो एक्सिस है, ये एक्सिस है, यहां पर बल लग रहा है एफ, यही है पोजीशन वेक्टर, कितना दिया बताओ, 20। 20 का दो कंपोनेंट तोड़ो, 20 का एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर जो इस अक्ष और बिंदु वाले लाइन की तरफ होगा, और एक आ जाएगा इधर की तरफ। बता ये 60 डिग्री है तो इधर का आ जाएगा 20, जिधर थीटा होता है उधर कॉस होता है, तो 20 cos 60 ये आ जाएगा 10, और थीटा से लंबवत 20 sin 60
ये आ जाएगा 10√3। जो बल इस एक्सिस से हो करके जाएगा, भले लग तो यहीं पर आया है और आगे जा रहा है बल, लेकिन जब डैश 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 करके पीछे बढ़ाओगे तो एक्सिस से होता हुआ तुम्हें दिखेगा। तो ऐसे बल जो कि इसके एक्सिस से होते हुए तुम्हें दिखे, जाते हुए दिखे, डैश डैश भी अगर दिखाते जाओगे, अगर उससे पास किया तो मतलब एक्सिस से पास करेगा, उसके द्वारा टॉर्क जीरो। तुम प्रैक्टिकली सोच सकते हो, देखो कैसे, कि जहां पर एक्सिस है उसी से थोड़ा घूम के उसी की दिशा में तुम खींचने का प्रयास करोगे, कभी घूमेगा नहीं। अब सोचो, तुम प्रैक्टिकली सोचो कि जहां पर उसको फिक्स किया गया है, जिसके परितः है, वहां से जो ट्रेस करके लाइन यहाँ पर खींचोगे, पॉइंट पर जहां बल लगेगा, अगर वो इसी लाइन पर वो बल लग रहा है और उधर खींचोगे तो कभी घूमने वाला नहीं है। तुम ऐसे देखो ना, यहाँ पर जैसे ये है, यहाँ पर देखो हम अपने उंगली से इसको एक्सिस बना दिए, यहाँ पर एक्सिस है, ये घूम सकता है ऐसे, क्लियर ना, ऐसे घूम सकता है। लेकिन हम ये चाहें कि जहां बल लगा, मान लो यहाँ पर बल लगा रहे हैं, तो जहां पर वो फिक्स है, एक्सिस है, जहां पर हम बल लगा रहे हैं, तो लाइन तो ये ना है, जहां बल लगेगा और जहां एक्सिस है उसका लाइन तो यही ना है। अगर इसी लाइन की दिशा में तुम ऐसे खींचोगे ऐसे, तो क्या ये घूम पाएगा? इधर खींचो ऐसे, नहीं घूम पाएगा। तो मतलब किसी वस्तु के ऊपर वो बल जो एक्सिस और जहां बल लग रहा है उसकी दिशा में अगर बल लगा दिए ऐसे, तो कभी नहीं घूमेगा। लेकिन अगर किसी इधर दिशा में बल लगाओ, इधर दिशा में ऐसे लगाओ, देखो, जब इधर ऐसे लगाए ना, देखो घूम गया। तो जब इधर बल लगा रहे थे तो उसका दो कंपोनेंट, जो इधर बल लग रहा था उसका दो कंपोनेंट, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ, वो चलाने के लिए, उसको घुमाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इसका ये वाला कंपोनेंट जिम्मेदार नहीं हुआ, लेकिन इसका जो लंबवत है, किसके लंबवत बताओ, जहां एक्सिस है, जहां पर बल लग रहा है उस लाइन के लंबवत, ये लंबवत है उसके, वो वाला जिम्मेदार है घुमाने के लिए। तो क्या ये कह सकते हो क्या कि उस स्थिति के जो लंबवत बल लगेगा वही घुमाएगा, उस स्थिति के जो लंबवत बल लगेगा वही घुमाएगा? तो देखो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट टूटे हैं, बताओ इन दोनों बल, जो इसका टूटा हुआ दो पार्ट है, कौन घुमाएगा कौन नहीं घुमाएगा? तो बोलेंगे ये नहीं घुमा पाएगा क्योंकि वो उसी एक्सिस से पास कर गया, लेकिन ये घुमा देगा। तो क्या लिखोगे? लिखना, ये वाला मान लो दूरी है 5 मीटर, तो देखो यही हो गया r का मान और ये हो गया f का मान। तो देखो टॉर्क बराबर लिखा जा सकता है r गुणे वो बल जो r वाले के लंबवत है, वो बल, देखो दिया तो ये था बल, लेकिन उसका दो कंपोनेंट तोड़ दिया, एक एक्सिस की तरफ चला गया और एक उसके लंबवत। तो जो लंबवत वाला बल होगा वही घुमाने के लिए जिम्मेदार होगा, जो लंबवत बल होगा वही घुमाने के लिए जिम्मेदार होगा। तो इस टॉर्क का, जिस टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा होता है, देखो यही वाला तो है परपेंडिकुलर, देखो एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, एफ परपेंडिकुलर, एफ इसका मतलब हुआ परपेंडिकुलर, एफ परपेंडिकुलर। तो देखो ये भी लिख सकते हो, जरूरत पड़ने पे इसको यूज कर लेना। अगर परपेंडिकुलर मतलब आर वाले के परपेंडिकुलर बल लगता होगा तो तुम इसको भी यूज कर लेना। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि अगर इसको ऐसे लिख देते हो, आर एफ साइन थीटा को ऐसे लिखते हो, कैसे, एफ आर साइन थीटा, इसको लिख दोगे एफ आर परपेंडिकुलर, टॉर्क का फॉर्मूला ये भी हो जाएगा। तो आर एफ साइन थीटा, आर एफ परपेंडिकुलर, एफ आर परपेंडिकुलर,
जो तुम्हें लगे वो तुम फार्मूला यूज कर सकते हो, बेसिक फार्मूला यही है। अब क्वेश्चन के सहायता से हम लोग समझ पाएंगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ फार्मूला तुम्हारे कॉपी में हो जाए ये सब, आगे जब क्वेश्चन हल करेंगे तब बताएंगे कि ऐसा क्यों लिखवा रहे थे, ऐसा क्यों लिखवा रहे थे। जब यूज पड़ता है तब ज्यादा दिमाग खुलता है, ऐसे तो लिख देंगे तो कॉपी में बस ऐसी सिमटा रह जाएगा। पहले नोट कर लो इसको, ये एक बेसिक फॉर्मूला, ये इसको नोट कर लो। पहले ये सॉल्यूशन नोट कर लेना, फिर इसके बाद इसको नोट कर लेना। जैसे कोई इस तरीके से पिंड है, यहाँ पर कोई अक्ष है और यहाँ पर ऐसे बल लग रहा है F, क्लियर ना। तो यहाँ पर जो है ये सब लगेंगे फॉर्मूले। कैसे इसको समझोगे, ध्यान दे। इस बिंदु पर लग रहा है, ए बिंदु मान लो इसको। तो देखो आर आर वेक्टर कौन होगा, ये यही उसका मॉड होगा, ये उसका थीटा है, क्लियर ना। अच्छा इसको देखो तुम ऐसे भी बना सकते हो, ये मान लो एक्सिस है, यहां पर बल लगाए, ये आर है, तो इसका दो कंपोनेंट, एक इधर एफ पैरेलल लिख सकते हो, ये एफ देखो एक्सिस के पैरेलल ये है, तो ये आर अगर हो गया, यहां पर ये कितना आएगा एफ साइन थीटा ना, बोलो। लेकिन इसको लिखना नहीं है, मत लिखो, डायरेक्ट तो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लोगे, ये नहीं टॉर्क देगा, ये टॉर्क देगा। इसको लिख सकते हो, सेकंड डायग्राम ये है, टॉर्क इक्वल टू क्या, आर एफ परपेंडिकुलर। इसको क्या लिख सकते हो, आर एफ साइन थीटा। बात दोनों का एक ही है, आर एफ साइन थीटा, दोनों अलग हैं। हल करोगे तो दोनों का आंसर एक ही आएगा। एक और देख लो, थर्ड पार्ट, मान लो इस तरीके से दिया हुआ है, ये जो है दोनों हो गया। अब देखो ये वाला जो है आर है ना, ये तुम ऐसा करो, जो बल लग रहा है इसके लाइन को पीछे बढ़ाओ, आगे पीछे बढ़ाओ, और इस अक्ष से लंबवत इसके ऊपर डालो ऐसे, यही है आर परपेंडिकुलर। तो टॉर्क बराबर ये भी लिख सकते हो, आर परपेंडिकुलर एफ। पर बल को तोड़ा, आर वाले लाइन पर बल को तोड़ा परपेंडिकुलर, एक बार एफ वाले लाइन पर आर को तोड़ा परपेंडिकुलर, आंसर वही होगा जो उसका आंसर होगा और जो डायरेक्ट वाले का होगा। बस लिखने का अलग अलग तरीका है, लेकिन सबका मतलब एक ही है। अगर टोटल टॉर्क निकालना है, टोटल कितने बल लग रहे हैं, चारों बल के द्वारा टॉर्क निकालना होगा। देखो तो टॉर्क जो आएगा 40 के द्वारा, टॉर्क जो आएगा 10 न्यूटन के द्वारा, टॉर्क जो आएगा 50 न्यूटन के द्वारा, टॉर्क जो आएगा 30√2 के द्वारा। सबका तुम डायरेक्शन भी तुम देख लो। अच्छा बताओ, ये 45 डिग्री पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, ऐसे इसको पीछे बढ़ाओगे, नो डाउट वो केंद्र से ही होकर के जाएगा। तो बताओ बल एक्सिस से गुजरे या डैश डैश के आगे पीछे बढ़ाए तो एक्सिस से जाता हुआ दिखे, उसके द्वारा टॉर्क 0 आता है। पहली बात ये दिमाग में सेट कर लो। इसका मतलब 10 न्यूटन के द्वारा टॉर्क 0, इसके बारे में फिर सोचो ही मत कुछ भी। अब देखो 40 के द्वारा, 50 के द्वारा और 30√2 के द्वारा। चलो ऐसा करते हैं ना, पहले तीनों के द्वारा जो निकालना है पहले उसका है, इसमें जो ये वाला बल लग रहा है ना, ये वाला बल,
जब आगे पीछे इसको बढ़ाओगे तो यही लाइन आएगा, 40 न्यूटन वाले बल का लाइन ये आएगा। तो इसके एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस लाइन पर इस बिंदु से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो अब कितना इसका दूरी हो जाएगा, तो बोलोगे 10 मीटर ये है तो 5 मीटर ये हो जाएगा। तो यहां पर अच्छा कि तुम क्या नाम दे दोगे कि जो बल लग रहा है, बताओ आर कौन होगा नियमतः, आर, ध्यान देना, हम ऐसा करते हैं 40 के द्वारा देख रहे हैं, अलग अलग सबका निकाल लेते हैं, सबका अलग 40 का। तो देखो यहां पर ध्यान देना, आर ये होगा एक्सिस से जिस बिंदु पर बल लग रहा है, देखो आर ये होगा, ये वाला आर होगा, क्योंकि आर क्या होता है याद करो, एक्सिस से जिस बिंदु पर बल लगता है उनके बीच का दूरी, ये आर होगा। लेकिन बताओ अगर इस एफ को आगे पीछे बढ़ा दें, इस पॉइंट से एक्सिस से जो परपेंडिकुलर इसके ऊपर डालोगे, बताओ वो दूरी कितना हो जाएगा, हमें ज्ञात है वो तो आराम से निकाल सकते हैं, ये 5 मीटर होगा। तो हम यहां पर ज्यादा अच्छा होगा कि कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना ज्यादा आसान रहेगा, आर परपेंडिकुलर एफ, क्योंकि देखो ध्यान देना, एफ वाले लाइन पर एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी यही होगा, तो परपेंडिकुलर दूरी ज्ञात करना आसान था, पूरे दूरी का पूरा दूरी 10 है, ये 10 का ये आधा है, तो परपेंडिकुलर आर ये वाला फॉर्मूला लगाना आसान होगा, इसलिए ये लगा रहे हैं। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 40, ये आ जाएगा 200। पता इस ये घुमाए सर, यहाँ पर फिक्स है, बल ऐसे लगा रहे हो, घुमाएगा किधर, अरे ऐसे खींचो ना, केवल इसको देखना, बाकी सबको भूल जाओ, हम अकेले इसके द्वारा पूछ रहे हैं, बस इसके द्वारा पूछना है किधर घुमाएगा ये, ऐसे करोगे तो इधर भी घुमाएगा, ऐसे ऐसे, इधर खींचोगे तो ऐसे, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऐसे घुमाएगा, तो 4 फिंगर इधर करो, थंब किधर आ गया, बाहर, यूनिट लिखना चाहते हो लिख दो न्यूटन मीटर, बाहर की तरफ। चलो अभी किसके द्वारा भी निकाले हम लोग हैं, किसके द्वारा निकाले हैं बताओ, बोलो किसके द्वारा निकाले हैं, 40 के द्वारा। अब निकालते हैं चलो 50 के द्वारा। 50 वाले में देखो, अगर इसके लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहोगे तो कौन परपेंडिकुलर होगा वो तुम्हें ज्ञात करना कठिन हो जाएगा, ये नहीं परपेंडिकुलर होगा, देखने में भले परपेंडिकुलर लग रहा है, ये मत बोलना कि ये जो ड्रॉ किए वही इस पर परपेंडिकुलर हो गया, नहीं, 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते, अरे जानो रीजन जानो, ये तुम्हें लग रहा है क्या कि परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री लग रहा है क्या, लग रहा है देखने में लेकिन है नहीं 90 डिग्री, तो पता करना, पता कर लो तुम, बता ये जो है 37 है, ये 90 है, तो ये 53 हुआ, और 53 और 45 कभी 90 हो ही नहीं सकते, तो परपेंडिकुलर नहीं है। दूसरा उपाय है कि जब आर परपेंडिकुलर ना हो तो एफ को आर के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो यहां पर देखो ज्यादा अच्छा होगा कि इसका जो है दो कंपोनेंट तोड़ लो, इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, इधर जो आएगा वो 50 साइन 37 आएगा, साइन 37 का मान 0.6 30, ये वाला 50 cos 37, ये आ गया 40। अब ध्यान देना, इसका दो कंपोनेंट आया, एक 40 आया दूसरा 30 आया, इसका तुम्हें डायग्राम बना तो बना लो, देखो ये है ना, एक आएगा यहाँ पर 40, एक आएगा 30,
मतलब इसके द्वारा जो टॉर्क आएगा वो इन दोनों के द्वारा जो ये टूटा हुआ इसी से है, इसी से ये दोनों टूटे हैं। तो जो 30 के द्वारा आएगा, जो 40 के द्वारा आएगा, सबको जोड़ देना। जब दोनों जोड़ दोगे तो वो वही आएगा जो इसके द्वारा आएगा। तो बताओ, अब इसके द्वारा अलग अलग निकालना क्यों आसान हो गया, देखो कैसे। अब इसके द्वारा निकाल सकते हो आसानी से। 30 वाले लाइन पर एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यही होगा। ये पूरा 10 है, ये कितना हो जाएगा 5। तो 5 गुणे 30 प्लस ये वाला जो है लाइन है बल का, ये ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, ये भी 5 ही होगा। तो 5 गुणे 40, अब जोड़ दो वहीं आ जाएगा। अच्छा डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, इसके द्वारा बताओ किधर घूमेगा, खींचो ऐसे, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा। ये किधर घुमा, ये देखो यहीं पर फिक्स है, ये यहाँ पर फिक्स है, इसको घुमाएगा, ये भी इधर घुमा, ये भी इधर घुमाएगा, ये भी इधर घुमाएगा, दोनों इधर घुमाएंगे। पता इधर 4 फिंगर अंदर गया, तो 150 और 200, हाँ 350। डायरेक्शन किधर आ रहा था, अंदर की तरफ। इसका किधर आ रहा था, ये अंदर की ओर है। ये किधर आ रहा था, बाहर की ओर। यूनिट लिखते जाना, न्यूटन मीटर होगा। 2 के द्वारा निकाल लिया। अब आ जाओ 30√3 पर। 30√2 पर। अब यहां पर देखो, बल वाले लाइन पर ये वाला डायरेक्ट देखो परपेंडिकुलर है। कैसे मालूम, देखो ये 45 होगा, और ये 45 है ही दिया है क्वेश्चन में। ये 45 और 45 टोटल कितना हो गया 90, ये आ गया। ये कितना आएगा तब, ये वाला दूरी, बोलो। अरे ऐसे देखो ना, ये 5 है, अरे मिड पॉइंट है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये कितना होगा। या पूरे कर्ड को निकाल के उसका आधा कर दो तब भी यही आएगा 5√2। अब देखो इस वाले बल पर ये वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एफ आर परपेंडिकुलर। देखो बल वाले पर आर डायरेक्ट परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर है, तो एफ आर परपेंडिकुलर। अब बता एफ कितना, और ये 5√2, ये आ गया 2, ये आ गया 150, 150 दूनी 300। अच्छा बताओ 300 जो है न्यूटन मीटर किस दिशा में है, बताओ ये किधर घुमाएगा, इस घुमा के देखो। इधर घुमाने वाला वैसे घुमाएगा ऐसे, ये फिक्स है, ये यहाँ सर, ये एक्सिस है, खींचोगे तो ऐसे घुमा देगा। इसका मतलब ये हुआ अंदर, जो अंदर अंदर है उसको जोड़ दो, और जो बाहर है उसमें से घटा दो। जो अंदर की दिशा में उसको जोड़ करके बाहर वाले दिशा, अंदर बाहर में जो ज्यादा होगा ज्यादा में से कम घटा देना। मतलब अंदर वाला मिल करके 300 और 350, अंदर वाले जो बल आघूर्ण हुए वो 650 हो गया। और जबकि देखो बाहर वाला सिर्फ 200 है, तो ज्यादा किधर है, अंदर वाला। जब अंदर वाला 650 ज्यादा है, 200 कम है, तो 650 में 200 घटाओ। तो ध्यान देना, इसके लिखने का तरीका क्या होगा, टोटल बल आघूर्ण बराबर, क्योंकि 40 के द्वारा आना था, 50 के द्वारा आना था, 30√2 के द्वारा आना था, इसके द्वारा कितना आ गया, इसको ही क्या मान लो, माइनस मान लो, बाहर वाले को माइनस मान लो। किसी को भी माइनस प्लस मान सकते हो, तुम चाहो तो अंदर वाले को माइनस मान लो, तुम्हारे मन के ऊपर है। तो बाहर वाले को अगर माइनस मान रहे हैं तो -200, तो अंदर वाले को प्लस मानेंगे, तो 50 वाले के द्वारा कितना है 350। और ये भी देखो अंदर ही है, ये आ गया 300, कितना हो गया 450 ना, न्यूटन मीटर अंदर की ओर।
लिख दो लास्ट में, यही होगा नेट टॉर्क अंदर की ओर। नोट कर लो, ये आंसर है। टॉर्क टाउ और अल्फा में, जैसे कि कोई अक्ष है, एक्सिस है, अगर जो है, अगर अल्फा कोणीय त्वरण से घूम रहा है तो ये पूरा का पूरा बॉडी घूमेगा इस तरीके से पूरा। तो ये होता है कि अगर किसी पिंड का कोणीय त्वरण अल्फा है, m1 कोई द्रव्यमान है, अभी अगर एक्सिस अक्ष से मिला पिंड, ये भी अल्फा से गति करेगा, घूमेगा। कोई दूसरा पॉइंट ले लो dm2, है अक्ष से dm2 का दूरी r2 है। कोई और ले लो द्रव्यमान, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा r3, और बात समझे कि नहीं? ऐसे ऐसे जो भी द्रव्यमान लोगे सबका कोणीय त्वरण क्या होगा, एक ही होगा। अब बताओ क्या करोगे? बोलो जी। ये बताओ कि इसका कोणीय त्वरण अल्फा, किसी एक को पकड़ो अच्छे से समझने के लिए। मान लो ये है, ये dm1 है r1 दूरी पर। बताओ इसका स्पर्शी त्वरण इस r वाले की क्या होगा, लंबवत होगा। अब बताओ ये जो 80 है, कारण से जो बल आएगा, मान लो इसको Ft, तो जो Ft होगा बल बराबर ma, F बराबर ma, तो इसका m कितना हो जाएगा, dm1 m इंटू 80। बोलो जी। अगर देखो ध्यान देना, जो देखो बल जो है वो दो प्रकार का होता है किसी वस्तु पर। मान लो ये लग रहा है बल, तो एक तो देखो उसे केंद्र से होने वाला बल होगा जिसको अभिकेंद्र बल बोलते हैं, और एक स्पर्शी बल होता है Ft जिसको बोलते हैं। तो जो अभिकेंद्र बल होगा वो तो खुद ही सेंटर से पास कर जाएगा, और जो भी एक्सिस या सेंटर से पास करेगा उसका टॉर्क जीरो होगा। तो टॉर्क अगर अभिकेंद्र बल के द्वारा देखा जाए तो जीरो हो जाएगा। अभिकेंद्र बल के द्वारा क्यों टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि वो एक्सिस से ही गुजरेगा, जीरो। तो टॉर्क कौन देने वाला है, सिर्फ स्पर्शी बल। अब वो कितना होगा, तो ध्यान देना, टॉर्क बराबर, देखो जो बल लग रहा है स्पर्शी बल वो इसके परपेंडिकुलर है, और ये कितना दूरी है मान लेते हैं r, तो r परपेंडिकुलर और f, तो r ft। तो स्पर्शी बल के द्वारा टॉर्क आएगा, लेकिन अभिकेंद्र बल के द्वारा टॉर्क नहीं आएगा। तो यहां पर भी स्पर्शी त्वरण दिया है तो स्पर्शी बल आएगा। क्या होता है स्पर्शी बल बराबर m इंटू स्पर्शी त्वरण। और बताओ जब Ft आ गया तो टॉर्क ड्यू टू Ft क्या होगा, मतलब स्पर्शी बल के द्वारा टॉर्क क्या होगा, तो स्पर्शी बल गुणे जो उनके बीच का दूरी है, ये हो जाएगा r1। अच्छा इसको Ft1 मान लो, ये पहला टॉर्क मान लो जो पहले वाले dm1 पर लग रहा है,
ये वाला। अब देखो इसको ध्यान देना, क्या हो जाएगा ये। अच्छा बताओ, एटी बराबर क्या लिख सकते हो, आर अल्फा। आर अल्फा, आर कितना होगा, आर वन अल्फा। तो यहां पर तो एफ टी क्या हो जाएगा, डी एम वन ए टी। देखो एफ टी वन यही लिख रहे हैं, ये हो गया। अब गुड़े क्या, आर वन। देखो डी एम वन ए टी बराबर क्या लिखोगे, ऐसे इसको भी ए टी वन लिख दो। सब पहले वाले वस्तु का के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 81 क्या हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा आर वन अल्फा इंटू आर वन। इसको देखो ऐसे लिखते हो, डी एम वन आर वन स्क्वायर इंटू अल्फा। इसको पहचान रहे हो, एम आर स्क्वायर वही तो जड़त्व आघूर्ण होता है। तो इस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, डी एम वन आर वन स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना, ये तो टॉर्क आया है किसी एक पर। पता ऐसे ऐसे अगर पूरे पर टॉर्क निकालना है, मतलब हर द्रव्यमान पर टॉर्क निकाल के अगर सबको जोड़ना है, टाउ बराबर होगा बल आघूर्ण जो dm2 पर लगा होगा, बल आघूर्ण जो dm3 पर लगा होगा, प्लस डैश डैश, सबको जोड़ देंगे तो टोटल आएगा। और जो dm1, इसको ज्यादा अच्छा होगा कि तुम इसको dm1 यूज कर लो, मतलब इस वस्तु का है टॉर्क। तो ये क्या आ जाएगा, dm1 पर, और इसी dm1 का मान यहां पर रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, टाउ dm1 क्या लिख दोगे, dm1 आर वन स्क्वायर अल्फा। इसका क्या लिखोगे, तो क्या बदलेगा, dm1 का dm2 आर टू स्क्वायर इंटू अल्फा। बताओ डैश डैश जाओगे, आर थ्री का स्क्वायर इंटू अल्फा। क्या कॉमन दिख रहा है, अल्फा। अंदर क्या बचा, dm1 आर वन स्क्वायर प्लस dm2 आर टू स्क्वायर प्लस डैश डैश। अच्छा ये बताओ, ये क्या होता है, पिंड का आघूर्ण हो जाएगा, पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण आई से डिनोट करते हैं, आई अल्फा। अच्छा बताओ, पिंड पर कुल बल आघूर्ण वही, तो टाउ बराबर क्या आ गया, बल आघूर्ण बराबर आ गया आई इंटू क्या, अल्फा। ध्यान देना, बल का जगह कौन लिया है, टाउ। एम का जगह कौन लिया है, यही है न्यूटन सेकेंड। समझे कि नहीं। तो ध्यान देना, एफ बराबर है टाउ बराबर आई अल्फा। इसको आए हैं एक बार दोबारा देख, इधर सुनो ध्यान से। बताओ किसी भी पिंड के ऊपर लगने वाले कितने प्रकार के बल हो सकते हैं, नियमतः अगर दो कैटेगरी में बांटना हो तो बोलेंगे एक बल लगेगा जो केंद्र की तरफ लगेगा, और एक बल लगेगा जो उसकी स्पर्शी रेखा में लगेगा। स्पर्शी रेखा वाले बल के कारण ही टॉर्क आएगा, जो केंद्र से गुजरेगा उसके द्वारा टॉर्क जीरो आएगा। अब इसी का यूज यहां पर करने जा रहे हैं। जो पिंड अल्फा से घूमेगा तो अल्फा से घूमेगा, और चूंकि डीएम 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 से ही तो मिलके पूरा पिंड बना होगा, तो हर डीएम डीएम का अल्फा मतलब कोणीय त्वरण भी क्या होगा, सेम होगा। तो ध्यान देना, ये कह सकते हैं कि अगर अक्ष से एक्सिस से r1 दूरी पर अगर dm1 कोई मास है पिंड का, तो चलो उसका स्टडी करो, उसका अध्ययन करो। तो जो एक्सिस से r1 दूरी पर कोई द्रव्यमान है,
जिसका हमें अध्ययन करना है, तो हम अध्ययन में यही करेंगे कि उसका कोणीय त्वरण दिया है तो उसका स्पर्शी त्वरण निकाल लेंगे। कौन से फॉर्मूले से? स्पर्शी त्वरण बराबर आर अल्फा, और स्पर्शी त्वरण बराबर आर अल्फा आ गया तो स्पर्शी बल निकाल देंगे, क्योंकि स्पर्शी बल बराबर होता है m इंटू स्पर्शी त्वरण। बोलो, बल बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। तो अगर स्पर्शी बल चाहिए तो स्पर्शी त्वरण से गुणा करोगे m को, और ये निकाल चुके हो। तो डी एम वन, अच्छा टॉर्क बराबर क्या होगा? तो जब बल आ गया तो इस दूरी से गुणा कर दो। देखो, तो स्पर्शी बल गुणे जो दूरी है, तो दूरी है r1, स्पर्शी बल है ये पूरा, स्पर्शी बल यहां रख दो इंटू r1। अब बताओ AT1 बराबर क्या है? AT1 बराबर r1 अल्फा। तो r1 अल्फा AT1 के बराबर की जगह रख दिया r1 अल्फा। तो DM1 r1 अल्फा इंटू r1, r1 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 स्क्वायर, DM1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फा। ये देखो उस DM वाले का जड़ता घूर्ण है। अब किसी एक पॉइंट का तो इसको जनरलाइज लिख सकते हैं, पूरे पिंड पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? टाउ। अब वो हो जाएगा इसके ऊपर लगने वाला बल आघूर्ण, इसके ऊपर लगने वाला बल आघूर्ण, इसके ऊपर लगने वाला बल आघूर्ण, और सबको जोड़ देंगे टोटल बल आघूर्ण आ जाएगा। सबका मान रख देंगे इसी तरीके से। रख करके जब हल किए तो अल्फा बाहर आ गया, बाकी जो बचा वो कौन था? जड़ता आघूर्ण था। तो बताओ टाउ इक्वल टू क्या आ गया? आई अल्फा। क्लियर ना?